आज हम देखेंगे जो यूपीएससी आईएएस 2024 केएस के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है क्योंकि सेम सिलेबस है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही रिलेवेंट रहेगा। अब देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, अब ये देखो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था, जिसने पॉलिटी के पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको चलना कैसे है। ठीक है, हम जब भी पढ़ेंगे हमें सबसे पहले ये देखना है ये कौन से पार्ट में है और कितने पार्ट के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। पिछले लेक्चर देखे हो कौन से पार्ट में है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स उसके अंदर हैं। ठीक है भाई, ये दोनों पता करना पड़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है। अब हम ये देखेंगे, पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया था पार्ट 1 में आपका आता है नामकरण हुआ था, उसका नाम क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 का क्या नाम है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, और आर्टिकल्स कितने से कितने तक है, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1। अब उनको लोगों को अब सिटीजनशिप देनी थी, वो आ जाएगा पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का नाम क्या है, सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल्स कितने से कितने, अब जो बात हम करेंगे वो आर्टिकल्स में करेंगे। ठीक है, चीजों में करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है। ठीक है, और वो बात किससे रिलेटेड होगी। अब ये जो आर्टिकल्स होंगे जो पार्ट 1 में है, ये आर्टिकल्स किसकी बात करेंगे, ये आर्टिकल्स इसकी बात करेंगे, यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात। अच्छा, पार्ट 2 हम उसका, पार्ट 2 का नाम सिटीजनशिप है और जो आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल 5 to 11। और ये किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 5 to 11। ये 5 to 11 बात करेंगे सिटीजनशिप की। ठीक है, तो पार्ट 1 तो यूनियन एंड टेरिटरी आ गया, आर्टिकल 1 to 4। और आर्टिकल इसमें आर्टिकल्स किसकी बात करेंगे, आर्टिकल्स बात करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी की। पार्ट 2 आ जाता है आपका सिटीजनशिप। और ये जो आर्टिकल्स रिलेटेड हैं 5 से 11, वो किसकी बात करेंगे, वो सिटीजनशिप की ही बात करेंगे। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ऐसे है और पार्ट का एक नाम है और उस पार्ट के अंदर आर्टिकल्स आते हैं और वो आर्टिकल्स किसके बारे में बात करते हैं, जो पार्ट का नाम होता है उसके बारे में। ठीक है ना, ऐसा। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 का क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का नाम है फंडामेंटल राइट्स। ये तो पार्ट 3 का नाम हो गया। अब जो आर्टिकल इससे रिलेटेड होंगे वो हैं आर्टिकल 12 से लेके कितने तक आते हैं, 35 तक आते हैं। ठीक है, 12 से 12 to 35। और वो किसकी बात करेंगे, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ऐसे चलना है, आज हम ये करेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। अब कहीं डिफाइन तो नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। हर कोई बंदा अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन देता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अब देखो, पार्ट 1 में जब हमारी देश आज़ाद होता है, पार्ट 1 में हमने बोला कि भैया देश आज़ाद होता है, देश का नाम क्या है, वो आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये 2 ही नाम है हमारे देश के, जो ऑफिशियल नाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अब उसमें जो लोग रहेंगे वो पार्ट 2 में उनको सिटीजनशिप दे दी। ठीक है, अब पार्ट 3 में उन्हीं लोगों को राइट्स देने हैं। ऐसे सिस्टमेटिक वे से चलेगा ना, पार्ट 3 में उन लोगों को हमने क्या देने हैं, राइट्स देने हैं। अब जो राइट्स, अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उससे हम स्टार्ट करेंगे कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने इन राइट्स के बारे में क्या बोला। अब हम ये बोलते हैं कि ये, अगर मैं ये पूछूं कि ये राइट्स आपको किसने दिए, ठीक है, ये बेसिक राइट्स क्या स्टेट ने दिए, किसने दिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। एक केस है एम नागराज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है
एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है इट इज ए फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। इट इज ए फैलेसी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट्स एज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट। अब जहां पे वर्ड आपको स्टेट दिखेगा, फैलेसी का तो मतलब बता दिया मैंने क्या होता है, ए फॉल्स बिलीफ। इट इज ए फैलेसी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट एज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, कि ये एक रॉन्ग नोशन है। ठीक है, ये नोशन आपका जो बना हुआ है कि ये हमें स्टेट दे रही है। स्टेट जहां पे वर्ड यूज आएगा उसका मतलब ये होता है, स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री से, कंट्री एक ज्योग्राफिकल फीचर है, कंट्री होता है पीस ऑफ लैंड। एक कंट्री से जब स्टेट बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है, जब उसके अंदर, कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर आ जाए, एग्जीक्यूटिव आ जाए, जुडिशरी आ जाए, डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाएं, तो वो कंट्री बन जाती है स्टेट। मतलब प्रॉपर जब सेटअप हो जाए वो कंट्री स्टेट बनती है। इसलिए स्टेट का वर्ड जब भी यूज करेंगे तो मोस्टली वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यूज होगा। ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम बोलेंगे स्टेट। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी तो स्टेट है, क्योंकि उसमें तो ये सारे ऑर्गन्स है आएगा, तो दोनों स्टेट होंगी। पर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, जहां पे वर्ड स्टेट यूज होगा यूनियन गवर्नमेंट को समझेंगे। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट वर्ड यूज होगा तो आप अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसको समझो। ठीक है, स्टेट वर्ड जहां पे भी आएगा हम यूनियन गवर्नमेंट समझेंगे। तो वो कह रहा है कि इट इज ए फैलेसी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट एज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, कि ये एक रॉन्ग बिलीफ है। ये मतलब आपका ये सोचना कि भैया फंडामेंटल राइट हमें कौन दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है। आगे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स possess basic human rights independently of any constitution by reason of basic fact that they are members of the human race। तो सुप्रीम कोर्ट का इन राइट्स के बारे में ये बोलना है कि भैया अगर ये तुम सोचो कि तुम्हें कोई फंडामेंटल राइट्स दे रहा है तो ये तुम्हारा रॉन्ग नोशन है, रॉन्ग बिलीफ है। इट इज ए फैलेसी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट एज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट। ये एक तुम्हारा फॉल्स बिलीफ है कि तुम्हें कोई दे रहा है फंडामेंटल राइट्स। ये इंडिविजुअल लेके पैदा होता है। अगर वो ह्यूमन रेस में पैदा हो गया तो उसके वो लेके पैदा हो रहा है ये राइट्स, कि अगर एक ह्यूमन को एक ह्यूमन होने के राइट्स होने चाहिए। ठीक है ना, एक ह्यूमन को ह्यूमन होने के राइट्स होने चाहिए। जैसे उसको और जानवर में क्या फर्क है, ठीक है ना, उसके जानवर में फर्क है माइंड का, दिमाग का। ठीक है, नहीं तो वो जानवर है। ठीक है ना, फर्क तो यही है ना, इंसान और जानवर में तो फर्क माइंड का है ना, वो सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए वो कैपेबिलिटी उसकी सोचने की है, इसीलिए उसको एक बेसिक राइट्स होना चाहिए कि वो प्रॉपर वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो इंडिविजुअल पॉसेस बेसिक ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हों चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ना दिए हों। क्या रीजन है उसका, फैक्ट ये है कि वो एक ह्यूमन रेस से है। ठीक है, उसके पास दिमाग है, उसको पूरा डेवलप करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यहां से भी सोच सकते हो, जो फंडामेंटल क्या मतलब, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स रहेंगे, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में अगर वो राइट्स है तो उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी राइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ही सब कुछ आएगा ना। तो ये जो हक दिए गए फंडामेंटल, क्यों उनको बोला गया, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में लिख दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, और ये एनफोर्सेबल होंगे। एनफोर्सेबल का मतलब है आप कोर्ट, डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, चाहे डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, चाहे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो सिस्टमेटिक वे है। अगर आर्टिकल 12 है तो मैं 12 से स्टार्ट करूंगा, तो खिचड़ी नहीं मैं बताता। तो एनफोर्सेबल है ये, थोड़ा ये जो बातें बोल रहा हूँ तो वो अगर ज़्यादा ध्यान, जो लिखूंगा वो ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है ना, बातें बोल रहा हूँ तो समझो, बस उसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो
ये पहली बात, एनफोर्सेबल रहेंगे, आप कोर्ट में जा सकते हो। अब कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है कि जब भी आपका कोई केस होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। पहले नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उसके बाद अपील करके हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पर यहाँ पे आप एनफोर्स कराने के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो और एनफोर्स कराने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आया समझ। और 226 में जा सकते हो, हाई कोर्ट में, 32 में, सुप्रीम कोर्ट में, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे बात फंडामेंटल क्यों बोला गया ये बता दिया, और एनफोर्सेबल है ये भी बता दिया, और इसको डीपीएसपी को साथ साथ पढ़ना है, ठीक है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वाइज दोनों को पढ़ना है। डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, वो हम आगे देखेंगे क्या चीज होती है। अब पार्ट 3 को हम एक और बात बोलते हैं, पार्ट 3 को एक बात और बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है? ये देखो यार, ये मैग्ना कार्टा कहां से आता है? इंग्लैंड में 1215 में राजा था जिसका नाम था किंग जॉन, ठीक है। अब वो किंग जॉन का क्या था, वो मतलब सारी की सारी पावर उसने अपने हाथों में ली थी। तो बैरन्स जो उसके अगेंस्ट थे, बैरन्स वो भी लैंडलॉर्ड ही थे, ठीक है। बैरन्स ने रिवॉल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया? रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म मतलब कि पूरी पावर अपने हाथ में लेना, ठीक है, कि हमें कुछ बेसिक राइट्स भी दिए जाएं, ठीक है। अब उस पहली बार कोई बेसिक राइट्स किसी राजे ने दिए, इसीलिए इनको बोला गया जो राइट्स और लिबर्टीज दी गई, इन राइट्स और लिबर्टीज को बोला गया मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। इसी को लैटिन में, लैटिन एक्सप्रेशन है, मतलब क्या होता है इसका? ग्रेट चार्टर। चार्टर पता ना, हिस्ट्री पढ़ी हो, चार्टर राइट्स, आया समझ। अब ये चार्टर क्या चीज है? चार्टर क्या होते हैं? सेट ऑफ राइट्स जो दिए जाते हैं वो चार्टर बोलते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या है? ये वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें पहली बार कुछ पावर्स किंग की ले ली गई और राइट्स और फ्रीडम दी गई लोगों को, ठीक है। चार्टर एक रिटन स्टेटमेंट होती है। चार्टर क्या होता है? ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है ना, मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, जहां पे आपको रिटन स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, जिसको मैग्ना कार्टा को ही ग्रेट चार्टर बोलते हैं ना। चार्टर क्या, मैग्ना कार्टा क्या, दोनों सेम चीज है ना। एक रिटन स्टेटमेंट है किसकी? राइट्स, जहां पे आपको राइट्स दिए गए, ठीक है। और जब किसी को कोई राइट्स दिए जाते हैं रिटन फॉर्म में, पहली बार जब दिए गए, उसको बोला गया मैग्ना कार्टा। उसी से हम ये रिलेट करते हैं, हम पार्ट 3 को बोलते हैं ये भी हमारा मैग्ना कार्टा ही है, जिसमें हम लोगों को राइट्स दे रहे हैं, आया समझ। अब हम बात करते हैं स्टार्ट कहां से। अब स्टार्ट सबसे पहला हम करेंगे आर्टिकल 12 से। जो चैप्टर था वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट है आर्टिकल 12। स्टार्ट यही होता है ना आर्टिकल 12 से। अब ये देखो, फंडामेंटल राइट्स आपके पास जो हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम डिटेल में लेने वाले हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई बंदा इक्वल होना चाहिए लॉ की नज़र में। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बाद राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सारे राइट्स हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, अब यहाँ पे आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर आर्टिकल 14 में यहाँ पे लिखा है द वर्ड स्टेट, हर जगह स्टेट यूज हुआ है, यहाँ पे स्टेट, ठीक है ना। देयर शैल बी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे वर्ड स्टेट। और अब यहाँ पे आर्टिकल 14 से लेके अगर 35 में, 13 भी आगे डिस्कस करेंगे, जहां जहां वर्ड स्टेट यूज हुआ है, जहां जहां वर्ड स्टेट यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग डिफाइन हो जाता है आर्टिकल 12 में कि राइट्स जो हैं। अब यहां पे क्या बोलता है? यहां पे ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है। स्टेट को ये राइट डिनाई नहीं करने। एनी पर्सन का मतलब होता है भैया सिटीजन भी, और सिटीजन जो नहीं है वो भी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टेट को मतलब स्टेट की जो पावर को कर्टेल किया जा रहा है राइट्स में, ठीक है। तो वो वर्ड जो स्टेट है वो है क्या? आर्टिकल जो पार्ट 3 में जहां जहां पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक जहां जहां वर्ड स्टेट यूज होगा,
उस स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो मीनिंग समझाया गया है आर्टिकल 12 में। वो आर्टिकल 12 उसके मीनिंग से बात करता है कि वर्ड स्टेट का मीनिंग क्या रहेगा। जहां जहां वर्ड स्टेट होगा कि स्टेट को ये राइट लोगों के नहीं लेने, वो कौन सी स्टेट है, किसको नहीं लेने, स्टेट क्या है, वो स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 12। अब ये देखते हैं वो स्टेट क्या है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स। अब वो कह रहा है स्टेट में क्या क्या आएगा। स्टेट में आता है सबसे पहले, स्टेट इंक्लूड्स पहला गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला तो ये ले लिया उसने, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर दिया। सरकार जो सेंटर की है और पार्लियामेंट है वो स्टेट में आएगा, मतलब वो राइट्स नहीं ले सकता। और गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, और स्टेट्स का, सरकार सेंटर की, सरकार स्टेट्स की जो सरकारें चलती हैं वो भी, ठीक है। तीसरा उसने बोला है, ये देखो, ठीक है ना, बेयर एक्ट भाई रखनी है, ये कोई भी ले लो, यूनिवर्सल की ले लो या कोई और ले लो, बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट से पढ़ना है। ये बेयर एक्ट क्या होता है, आर्टिकल एज इट इज होते हैं, इसमें कुछ वो कमेंट्रीज नहीं होती अपनी, ठीक है ना, कुछ बताया नहीं गया होता। जो लक्ष्मीकांत है वो बेयर एक्ट नहीं है ना, उसमें अपना एक्सप्लेन किया होता है आर्टिकल को। तो बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट से आपने पढ़ना है। देखो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बेयर एक्ट से आ रहे हैं, तो अब क्योंकि लक्ष्मीकांत सारे रट चुके हैं तो अब बेयर एक्ट की ही थोड़ा वो गेम वहां पे शिफ्ट हो गई, टिल्ट हो गया बेयर एक्ट की तरफ। तो बेयर एक्ट के साथ साथ पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है जो भी। तो गवर्नमेंट ऑफ एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वहां पे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों मैं बेयर एक्ट का बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे पहली बात, स्टेट वर्ड का क्या मीनिंग है, उसमें आ जाती है सरकार सेंटर की, उसमें आ जाती है सरकार स्टेट की, ठीक है। एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी। लोकल अथॉरिटीज कौन सी होंगी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब तीनों टायर बता दिए, पहला टायर यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा टायर तुम्हारा आ गया स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा टायर आ गया तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट्स का। लोकल गवर्नमेंट जहां पे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं। और वहां पे लिखा है और अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। अब यहां पे ये क्या मीनिंग है अदर अथॉरिटीज का, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर होंगी या जो सरकार के कंट्रोल में होंगी। अब स्टेट में ये चीजें बताई तीन, एक तो गवर्नमेंट सेंटर की, एक तो गवर्नमेंट स्टेट की, एक तो लोकल अथॉरिटीज। जो अदर अथॉरिटीज है वो ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, ना तो आपको किसी स्टैच्यूट में डिफाइन किया गया। स्टैच्यूट क्या मतलब, ये होता है जो कानून सेंटर बनाती है उसको स्टैच्यूट कहते हैं। जो कानून सेंटर बनाती है उनको स्टैच्यूट कहती हैं। तो लोकल जो अदर अथॉरिटीज टर्म है, अदर अथॉरिटीज कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो अदर अथॉरिटीज जो टर्म डिफाइन नहीं है वो इंटरप्रेट कौन करता है, वो इंटरप्रेट करता है कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट ने उनकी जजमेंट्स में वो बताता है भैया ये क्या ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है, ये तो आएंगे, सरकार सेंटर की आएगी, स्टेट की आएगी, लोकल अथॉरिटीज तो आएंगी, ये तो कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। पर जब अदर अथॉरिटीज जब लिख दिया गया तो वो कौन डिसाइड करेगा, अदर अथॉरिटीज ये है, लोग कोर्ट में जाएंगे ना। तो कोर्ट में जब जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी या फिर हाई कोर्ट की जजमेंट होगी, वो डिसाइड करेगा कि भैया ये लोकल अथॉरिटीज के डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ये ऐसे केस चलते रहते हैं, तो वो कोर्ट डिसाइड करती है। और ये अदर अथॉरिटीज कहीं नहीं लिखा, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो ये भी आ जाता भैया अदर अथॉरिटीज क्या टर्म डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन, ना तो किसी स्टैच्यूट, ना तो किसी कानून में डिफाइन की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आती हैं, अगर वो केस डाल दिया, सपोज मेरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मैं किसी को एडमिशन नहीं दे रहा, मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, तो आप कोर्ट में चले गए कि भाई मेरे को एडमिशन नहीं दे दी, इसको दे दी, ठीक है। तो वहां पे जो हाई कोर्ट होगा या मैं सुप्रीम कोर्ट आप चले गए कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पहला बोलेगा भाई फंडामेंटल राइट तो तब हर्ट होगा ना जब तू डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगी ये चीज। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में पहले में तो आता नहीं, यूनियन गवर्नमेंट तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, लोकल अथॉरिटी तो है नहीं, और ये डेफिनेशन अदर अथॉरिटीज की है। अब अदर अथॉरिटी में चेक करूंगा कि भैया ये अदर अथॉरिटी वाले कंसेप्ट में बैठती है या नहीं बैठती। वहां पे एक मद्रास हाईकोर्ट का केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, वहां पे वही केस था यहाँ पे। तो वो चले गए वहां पे कि भाई बताओ एडिट तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी को स्टेट से कोई लेना देना नहीं, अपनी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर नहीं आती, ठीक है। वैसे बीसीसीआई है कल को, तो वो बोलेंगे भैया हम तो बीसीसीआई है, तो वो बोलेगा भाई ये डिस्क्रिमिनेशन होती है यहाँ पे
इसको बैठा दिया जाता है या उसको दे दिया जाता, वो क्रिकेटर बन गया, तो हर कोई क्यों नहीं जाता, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हर्ट हो रहे हैं। तो वो फिर वो तय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कोई ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट में बीसीसीआई आता है या नहीं आता। उसमें पहला क्राइटेरिया क्या होगा, उसमें पहला क्राइटेरिया होगा कि भैया क्या ये स्टेट से कोई पैसा ले रहे हैं, एडिड हैं, क्या उसके कंट्रोल में है, क्या नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें इन तीनों से छूट के आएगी वो अदर अथॉरिटीज़ में कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेंगी। तो ये आप हमने आज पढ़ा आर्टिकल 12 के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है ये डिटेल में पढ़ा। कल हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे हम ये चलाएंगे इसको। फंडामेंटल 2 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, ये आर्टिकल वाइज पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आपको ये प्रीलिम में भी काम देंगे, मेंस में भी काम देंगे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या आता है।